नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आईआईटी रुड़की में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा स्थापित किया गया। भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर वाहन समझौता यानी BBIN MVA को अंतिम रूप दिया। एक गैंगस्टर से जुड़े केस ने भविष्य में होने वाले प्रत्यर्पणों पर उच्चतम न्यायालय की चिंता को बढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक वर्ष 2035 तक देखभाल सेवाओं में निवेश से महिलाओं के लिए 23.4 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ किया और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए ग्रीन चैनल पेमेंट की स्थापना की गई। और आइए अब इन खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर पेपर 3 के टॉपिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आईआईटी रुड़की में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया है। परम गंगा की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 1.66 पेटाफ्लॉप्स है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन चरण 2 के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडेक द्वारा डिजाइन और असेंबल किया गया है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को वर्ष 2015 में आरंभ किया गया था। इस मिशन का संचालन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। साथ ही इसका क्रियान्वयन सीडेक और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य देश भर में फैले हमारे राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को मजबूत बनाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 70 से ज्यादा उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग सुविधाओं को परस्पर जोड़ते हुए एक विशाल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड की स्थापना की जा रही है। इस मिशन के चरण 1 और चरण 2 के तहत सीडेक द्वारा अब तक 11 ऐसी सुविधाएं स्थापित की जा चुकी हैं। इनकी कुल या संचयी परिकलन क्षमता 20 पेटाफ्लॉप से भी ज्यादा है। इनमें से कुछ प्रमुख हैं परम शिवाय जो कि IIT BHU में है, परम शक्ति जो कि IIT खड़गपुर में है और परम ब्रह्म जो कि IISER पुणे में है। इन सभी सुपर कंप्यूटर्स को नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड नेटवर्क के माध्यम से नेशनल नॉलेज पार्क पर भी जोड़ा जाएगा। इस मिशन के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: बुनियादी ढांचा, एप्लीकेशन या अनुप्रयोग, अनुसंधान एवं विकास तथा मानव संसाधन विकास। इस मिशन के तहत बड़े पैमाने पर विकसित किए जा रहे एप्लीकेशन में शामिल है जीनोमिक्स और दवाओं की खोज के लिए नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा अर्बन मॉडलिंग का विकास किया जा रहा है जो कि कंप्यूटर आधारित सिमुलेशन होगा। इसका उद्देश्य मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, वायु की गुणवत्ता जैसे शहरी पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करना है। भारत की नदी घाटियों के लिए बाढ़ पूर्व चेतावनी और पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की जा रही है। तेल और गैस की खोज करने में सहायता के लिए सिस्मिक इमेजिंग यानी भूकंपीय चित्रण के लिए उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर सूट का विकास किया जा रहा है। सुपर कंप्यूटर एक विशाल प्रणाली होती है। इसे विशेष रूप से अत्यंत जटिल वैज्ञानिक और औद्योगिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन किया जाता है। पारंपरिक कंप्यूटर्स के विपरीत सुपर कंप्यूटर्स एक से अधिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड यानी फ्लॉप्स में मापा जाता है। इसके अलावा फ्लोटिंग पॉइंट की बात करें तो ये वास्तविक संख्याओं को एनकोड करने की विधि है। सुपर कंप्यूटर्स में सबसे तेज लैपटॉप की तुलना में 10 लाख गुना से भी अधिक प्रोसेसिंग पावर हो सकता है। अगली खबर द्विपक्षीय करारों से संबंधित है। भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल यानी BBIN मोटर वाहन समझौते को अंतिम रूप दिया है। भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने BBIN MVA को अमल में लाने वाले एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया है। आपको बता दें कि BBIN MVA का उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। वर्तमान में भूटान ने इस समझौते से दूरी बना रखी है। BBIN MVA वर्ष 2014 में सार्क के काठमांडू शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के विरोध की वजह से एक क्षेत्रीय मोटर वाहन समझौता पर सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद BBIN कनेक्टिविटी परियोजना की परिकल्पना की गई थी। ये यात्री, कर्मियों और कार्गो वाहन यातायात के विनियमन के लिए एक उप क्षेत्रीय मोटर वाहन समझौता है।
ये भूमि आधारित अंतर्देशीय सड़क परिवहन की सुविधा को और मजबूती प्रदान करेगा। वर्ष 2017 में भूटान पर्यावरणीय चिंताओं की वजह से अपनी संसद से इस पर मंजूरी लेने में विफल हो गया था। इसके बाद भूटान अस्थायी रूप से इस परियोजना से बाहर हो गया था। BBIN-MVA के महत्व की बात करें तो ये परियोजना भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में तेजी लाने में मदद करेगी। इसके चलते द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इसकी वजह से निवेश संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके चलते दक्षिण एशिया के भीतर अंतर क्षेत्रीय व्यापार में लगभग 60% और शेष विश्व के साथ व्यापार में 30% से अधिक की वृद्धि की संभावना है। हालांकि इस समझौते को अमल में लाने से जुड़ी कई चिंताएं भी हैं, जैसे कि यातायात और प्रदूषण संबंधी चिंताओं की वजह से भूटान इसमें शामिल नहीं हो पा रहा है। विशेष रूप से निर्धारित सीमा चौकियों पर अवसंरचना की कमी है। समझौते में शामिल सभी देशों के लिए एक व्यापक वाहन पॉलिसी की आवश्यकता होगी। एक गैंगस्टर से जुड़े केस ने भविष्य में होने वाले प्रत्यर्पणों पर उच्चतम न्यायालय की चिंता को बढ़ा दिया है। उच्चतम न्यायालय ने गैंगस्टर अबू सलेम द्वारा दिए गए तर्क के आधार पर केंद्रीय गृह सचिव से कहा है कि वो इस मामले में सरकार का रुख स्पष्ट करें। गैंगस्टर सलेम ने तर्क दिया है कि उसे 25 वर्ष से अधिक के लिए कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके प्रत्यर्पण के समय पुर्तगाल के अधिकारियों को इस संबंध में कानूनी और संप्रभु आश्वासन दिया गया था। आपको बता दें कि अबू सलेम को पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया था, बाद में उसे भारत को सौंप दिया गया था। उसे वर्ष 1993 के मुंबई सीरियल बम विस्फोट मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को सलाह दी है कि वो पूर्व में दिए गए अपने आश्वासनों को पूरा नहीं करने के अंतर्राष्ट्रीय दुष्परिणामों पर भी विचार करे। भारत में प्रत्यर्पण की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रत्यर्पण वो प्रक्रिया है जिसके तहत एक देश किसी दूसरे देश को वांछित अपराधी या अभियुक्त अथवा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सौंपता है। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि उस व्यक्ति का अपराध प्रत्यर्पित किए जाने वाले देश की अदालत में न्याय निर्णय के योग्य होना चाहिए। प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 भारत से किसी दूसरे देश में या दूसरे देश से भारत में भगोड़े व्यक्ति के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को शासित करता है। इस अधिनियम के तहत यदि किसी दूसरे देश के साथ भारत की कोई प्रत्यर्पण संधि उपलब्ध नहीं है तो केंद्र सरकार किसी भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को एक प्रत्यर्पण संधि के रूप में मान सकती है, बशर्ते कि उस कन्वेंशन में उन अपराधों का उल्लेख हो और ऐसे कन्वेंशन में भारत और संबंधित देश दोनों पक्षकार के रूप में शामिल हों। विदेश मंत्रालय सभी प्रत्यर्पण अनुरोधों पर विचार करने वाला केंद्रीय प्राधिकरण है। प्रत्यर्पण से जुड़ी कार्रवाइयों की बात करें तो प्रत्यर्पण की कार्रवाई प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर शुरू की जाती है। ये अनुरोध कई तरीकों से प्राप्त होता है। भारत और अनुरोध करने वाले देश के बीच सीधे राजनयिक चैनलों के माध्यम से, इंटरपोल से प्राप्त किसी रेड नोटिस के माध्यम से या फिर आपसी संचार के अन्य स्थापित तरीकों के माध्यम से। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक वर्ष 2035 तक देखभाल सेवाओं में निवेश से महिलाओं के लिए 23.4 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। ये रिपोर्ट केयर एट वर्क इन्वेस्टिंग इन केयर लीव एंड सर्विसेज फॉर अ मोर जेंडर इक्वल वर्ल्ड ऑफ वर्क शीर्षक से प्रकाशित की गई है। ये रिपोर्ट देखभाल नीतियों के संबंध में राष्ट्रीय कानूनों और प्रथाओं का वैश्विक विश्लेषण प्रदान करती है। इन देखभाल नीतियों में शामिल है मातृत्व सुरक्षा, पितृत्व, अभिभावकीय और अन्य देखभाल से संबंधित अवकाश नीतियां, बाल देखभाल और दीर्घकालिक देखभाल सेवाएं। देखभाल नीतियों से जुड़े कई निष्कर्ष हैं, जैसे कि सार्वभौमिक बाल देखभाल और दीर्घकालिक बाल देखभाल सेवाओं में निवेश करने से वर्ष 2035 तक 29.9 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इनमें से 78% रोजगार महिलाओं के हिस्से में आएंगे। वर्ष 2035 तक रोजगार सृजन की संभावना वाले क्षेत्र हैं बाल देखभाल में 9.6 करोड़ प्रत्यक्ष नौकरियां, दीर्घकालिक देखभाल में 13.6 करोड़ प्रत्यक्ष नौकरियां और गैर देखभाल क्षेत्रों में 6.7 करोड़ अप्रत्यक्ष नौकरियां। देखभाल सेवाओं और नीतियों में लगातार और स्थायी अंतराल बना हुआ है। इसने पारिवारिक जिम्मेदारियों वाले लाखों श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा और समर्थन से वंचित रखा है। इन निष्कर्षों में ये भी कहा गया है कि गरिमापूर्ण और स्वतंत्र जीवन से युक्त स्वस्थ वृद्धावस्था के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक देखभाल सेवाएं आवश्यक हैं। हालांकि मातृत्व अवकाश एक सार्वभौमिक मानव और श्रम अधिकार है, लेकिन अभी भी इसे पूरी तरह से अमल में नहीं लाया जा रहा है। विश्व के 64 देशों में मातृत्व अवकाश की अवधि अभी भी ILO के 14 सप्ताह के अनिवार्य मानकों से नीचे है। पितृत्व अवकाश पुरुषों के देखभाल अधिकारों और जिम्मेदारियों को सक्षम करने की कुंजी है, लेकिन विडंबना ये है कि लगभग 2/3 सक्षम पिता ऐसे देशों में रहते हैं जिनके पास पितृत्व अवकाश का कोई अधिकार नहीं है। इस रिपोर्ट में कई सुझाव भी दिए गए हैं।
इसमें कहा गया है कि देखभाल सेवाओं के बारे में पर्याप्त ज्ञान, डेटा और जागरूकता का सृजन किया जाना चाहिए। देखभाल नीतियों और सेवाओं को डिजाइन और उन्हें लागू किया जाना चाहिए। देखभाल नीतियां और सेवाएं कम लागत वाली होनी चाहिए। प्रतिनिधित्व और सामाजिक संवाद को मजबूत करने की जरूरत है। देखभाल नीति के कई घटक हैं, जैसे समय, आय सुरक्षा, सेवाएं और अधिकार। केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ किया। पावर ग्रिड द्वारा विद्युत मंत्रालय और राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन के सहयोग से स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर की स्थापना की गई। इसे फ्रंटियर स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों को प्रस्तुत करने और उनमें प्रगति लाने के लिए स्थापित किया गया है। स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता के अग्रणी केंद्रों में से एक बनना है। स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों से संबंधित नवाचार, उद्यमशीलता और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए है। इसके अलावा ये विद्युत वितरण क्षेत्र में क्षमताओं का निर्माण करने के लिए होगा। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ SGKC के भौतिक सेटअप की डिजिटल उपस्थिति को संभव बनाता है। इसकी आवश्यकता कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान महसूस की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में स्मार्ट ग्रिड की स्थापना में तीव्रता लाना है। ये स्मार्ट ग्रिड से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की योजना बनाने और निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्मार्ट ग्रिड ऑटोमेशन, संचार और IT प्रणालियों पर आधारित एक इलेक्ट्रिकल ग्रिड है। ये उत्पादन से लेकर खपत तक विद्युत के प्रवाह की निगरानी कर सकता है। साथ ही ये रियल टाइम या नियर रियल टाइम में विद्युत उत्पादन से मेल खाने के लिए लोड को कम या विद्युत के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है। स्मार्ट ग्रिड के कई लाभ होंगे। ये पारेषण और वितरण संबंधी हानि में कमी लाएगा। इससे पीक लोड के दौरान प्रबंधन में सहायता होगी। सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ये जरूरी है। इसके अलावा स्मार्ट ग्रिड विश्वसनीयता बढ़ाने में सहायक होगा, परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन में सहायक होगा, नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण में, रियल टाइम आधारित निगरानी करने में और विद्युत की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने में ये सहायक होगा। अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए ग्रीन चैनल पेमेंट की स्थापना की गई। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा स्थापित किया गया है। ग्रीन चैनल पेमेंट का उद्देश्य ABPMJAY के लाभार्थियों का इलाज करने वाले पैनल में शामिल अस्पतालों को किए जाने वाले भुगतान के मामले में तेजी लाना है। इसके तहत अच्छे रिकॉर्ड वाले अस्पतालों को इस चैनल के माध्यम से योजना के तहत किसी भी उपचार के लिए हुए व्यय का 50% भाग तुरंत भुगतान किया जाएगा। वर्तमान में पैनल में शामिल अस्पताल को उसके दावे के स्वीकृत होने और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा भुगतान किए जाने के बाद भुगतान प्राप्त होता है। ये अवधि गैर पोर्टेबिलिटी दावों के लिए 15 दिन और पोर्टेबिलिटी दावों के लिए 30 दिनों की होती है। ग्रीन चैनल पेमेंट का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसके चलते अस्पतालों को समय पर और उचित भुगतान किया जा सकेगा। इसके अलावा ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। ये योजना के लाभार्थियों का इलाज करने में अस्पतालों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक बीमा योजना है। इस योजना के तहत द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के लिए लाभार्थियों को बीमा दिया गया है। इसके तहत अस्पताल में भर्ती होने पर प्रत्येक परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य खर्च को उठाया जाता है। साथ ही इसके तहत कैशलेस और पेपरलेस वार्षिक स्वास्थ्य सेवा लाभ प्रदान किया जाता है। ये किसी सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना यानी SEC 2011 के आधार पर लाभार्थी परिवारों की पहचान की जाती है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। ये योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय NHA द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। ये पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और ओडिशा को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। भारत ने कोयला आयात में उल्लेखनीय कमी हासिल की है। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2020 के अप्रैल से दिसंबर माह की तुलना में वर्ष 2021 के दौरान नॉन कोकिंग कोल के सभी ग्रेड के आयात में लगभग 20% की कमी आई है। नॉन कोकिंग कोल में कोकिंग का कोई गुण नहीं होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन के लिए ताप उत्पन्न करने वाले कोयले के रूप में किया जाता है। इसमें राख की मात्रा ज्यादा होती है। इसका उपयोग सीमेंट, उर्वरक, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, रसायन और ईंट निर्माण जैसे उद्योगों में किया जाता है। कोकिंग कोयला को धातु कर्म कोयला के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग कोक बनाने में किया जाता है, जो स्टील के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण और अनिवार्य इनपुट्स में से एक है।
लैंड पूलिंग। सरकार ने कहा कि लैंड पूलिंग के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए दिल्ली विकास अधिनियम 1957 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। लैंड पूलिंग को भूमि पुनर्समायोजन या भूमि पुनर्गठन के रूप में भी जाना जाता है। ये भूमि अधिग्रहण से जुड़ी एक रणनीति है। इसके तहत निजी तौर पर धारित भूखंड के स्वामित्व अधिकार एक नियुक्त एजेंसी को हस्तांतरित किए जाते हैं। इसकी वजह से इन भूमि खंडों को पूल किया जाता है। भूमि के विकास के बाद लैंड पूलिंग एजेंसी बुनियादी ढांचे की लागत वसूल करती है। लागत के कुछ हिस्से की कटौती करने के बाद एजेंसी भूमि का पुनर्वितरण करती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वर्ष 2015 के वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुरूप दावा न किए गए धन में से 100 करोड़ रुपए वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पेश किया है। ईपीएफओ एक सेवानिवृत्त निधि निकाय है। ये भारत में सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करता है। ये 3 योजनाओं का संचालन करता है: कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, पेंशन योजना 1995 और बीमा योजना 1976। ईपीएफओ श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। इंटरनेट और स्मार्टफोन के बिना यूपीआई भुगतान यूपीआई 123 पे यूपीआई 123 पे को आरबीआई और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरंभ किया गया है। ये सुविधा फीचर फोन यानी कि साधारण फोन पर कार्य करेगी। इसके तहत उपयोगकर्ता एक 3 चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल लेन देन कर सकते हैं। इसका उपयोग इंटरनेट कनेक्शन के बिना डिजिटल भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। उपयोगकर्ता कुछ ऑफलाइन चरणों को फॉलो करके आसानी से यूपीआई भुगतान कर सकते हैं। ये डिजिटल नवाचारों में सहायता प्रदान करेगा। इससे देश में डिजिटल पारितंत्र और वित्तीय समावेशन को और मजबूती मिलेगी। इसके अलावा आरबीआई ने डीजी साथी का भी शुभारंभ किया है। ये डिजिटल भुगतान संबंधी सभी उत्पादों के संबंध में उपयोगकर्ताओं के संदेहों का समाधान करने के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन है। अगली खबर है यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय सेना से जुड़ी। यूक्रेन में रूसी सेना से लड़ने के लिए दूसरे देश के लोगों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सेना की स्थापना की है। इस अंतर्राष्ट्रीय सेना में देश भर से 500 से अधिक भारतीय स्वेच्छा से शामिल हुए हैं। भारतीय घरेलू कानून ये स्पष्ट करता है कि ऐसा कृत्य आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता के अध्याय 6 के धारा 121 से 130 के तहत दंडनीय अपराध है। इन धाराओं के तहत 7 से 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसके तहत अभियुक्त की संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है। जिस विदेशी सेना में भारतीय नागरिक शामिल होते हैं और कोई शत्रुतापूर्ण कार्य करते हैं या वो सेना जब भारत विरोधी होती है तो इस कानून को लागू किया जाता है। वर्ष 2001 का अस्थायी सुरक्षा निर्देश। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के शुरुआती 10 दिनों में 15 लाख से अधिक लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। इस संकट के जवाब में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने यूरोपीय संघ के परिषद निर्देश यानी अस्थायी सुरक्षा निर्देश को सक्रिय करने का निर्णय लिया है। अस्थायी सुरक्षा निर्देश यानी टीपीडी के तहत यूरोपीय आयोग अस्थायी सुरक्षा को एक असाधारण उपाय के रूप में वर्णित करता है। इसके तहत गैर यूरोपीय संघ के देशों से विस्थापित व्यक्तियों और अपने मूल देश में लौटने में असमर्थ व्यक्तियों को तत्काल और अस्थायी सुरक्षा प्रदान की जाती है। यूरोपीय संघ ने पहली बार यूक्रेन युद्ध के मामले में अस्थायी सुरक्षा निर्देश लागू किया है। जाफरी ट्रेलिस प्रणाली। ट्रेलिस या जाफरी प्रणालियों का उपयोग कृषि में बेल वाली फसलों को सहारा देकर उनके फलों को जमीन से दूर रखने के लिए किया जाता है। इसमें आधी खड़ी हुई किस्मों या जमीन पर क्षैतिज वृद्धि करने वाली किस्मों दोनों को सहारा दिया जाता है। एक ट्रेलिस संरचना को 4 स्तंभों, बांस के खंभों और रस्सी का उपयोग करके तैयार किया जाता है। इसके तहत पौधे बांस और रस्सियों के सहारे लंबवत वृद्धि करते हैं। ये प्रणाली जल भराव की स्थिति में फसल को नुकसान से बचाती है। ये प्रणाली पोषक तत्वों, जल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के उपयोग को बेहतर करती है। इसके चलते वायु का उचित प्रवाह संभव हो पाता है। इससे कीटों और रोगों के नियंत्रण में भी सहायता मिलती है। इस प्रणाली से खरपतवारों को हटाने, कीटनाशक छिड़काव और कटाई सुगम हो जाती है। इससे कृषि की लागत कम हो जाती है। बायोमास दहन। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि बायोमास दहन की घटना को कभी भी अपराध घोषित नहीं किया जाएगा। हरी और सूखी वनस्पतियां जलाने को बायोमास दहन कहते हैं। इसमें मानव द्वारा भूमि की सफाई करने, भूमि के अन्य उपयोग के लिए वनस्पतियों को जलाना और प्राकृतिक कारणों जैसे कि आकाशीय बिजली जनित आग से वनस्पतियों का जलना शामिल है। इस प्रक्रिया के कारण बड़ी मात्रा में ठोस कार्बन कण, ग्रीन हाउस गैस आदि वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। किसानों द्वारा बायोमास दहन को रोकने के लिए इनका
का वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। इनके वैकल्पिक उपयोग में शामिल है ताप विद्युत संयंत्रों में को फायरिंग, एथेनॉल और बायोगैस संयंत्रों के लिए फीड स्टॉक के रूप में इनका प्रयोग, ईंट भट्टे में आग के लिए और पैकेजिंग सामग्री बनाने में। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोविड अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखें, टीकाकरण अवश्य करवाएं और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।